हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैंने कंपनी लॉ के बहुत सारे आपको कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। इसी लाइन में मैं आज का टॉपिक उठा रही हूँ, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का समापन कैसे होता है। देखो, कंपनी का समापन और कंपनी का विक्टर दो अलग अलग बातें हैं। विक्टर हमेशा समापन का भी लास्ट स्टेज है और समापन हमेशा एग्जिस्टेंस का लास्ट स्टेज है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइंडिंग अप, इसका ये मतलब है कि लाइफ का लास्ट स्टेज है। और जब हम रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो यानी वाइंडिंग अप का लास्ट स्टेज है। जब समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही होती है तो वो तो वाइंडिंग अप है, और जब समाप्त हो जाती है तो वो विघटन है यानी डिसोल्यूशन है। तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना। हम बात करते हैं सेक्शन 270 की। जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसका जो 270 सेक्शन है ये वाइंडिंग अप को क्लियर करता है। और ये वो वाइंडिंग अप है जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी जो वाइंड अप होता है वो इसमें ये कवर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग। क्या है मीनिंग वाइंड अप का। तो वाइंडिंग अप का मीनिंग होता है किसी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस से उसकी समाप्ति होना, उसका खत्म होना, यानी लास्ट स्टेज ऑफ कंपनीज एग्जिस्टेंस, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, उसका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ती हूँ कि कंपनी के इस वाइंड अप का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो तीन ऑब्जेक्ट हैं, देखो, एक सेल ऑफ एसेट्स, एक पे ऑफ लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द सरप्लस। ये कहता है कि किसी भी कंपनी की जो असेट्स है उनको तो बेचना, उसकी जिम्मेदारियों को चुकाना, और जो अगर इन दोनों के बीच का कोई बैलेंस बच जाए, सरप्लस अगर कुछ रह जाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उन कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तीन बात बता दी हमने, सेल ऑफ, पे ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों ऐसी जरूरतें पड़ती हैं जब कंपनी के वाइंड अप को करने की आवश्यकता महसूस होती है। रीजंस क्या है। तो एक है म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग स्टेक होल्डर्स। हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स के बीच में एओए के बनते समय में ही एक एग्रीमेंट फाइल हो जाए कि हम इस घटना के घटने पर या इस बात के हो जाने पर या कितने टाइम के बाद में 20-25 साल 50 साल के बाद में हम इस कंपनी के बिजनेस को बंद कर देंगे। तो ये एग्रीमेंट क्योंकि पहले ही हो गया है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट और सिचुएशन अराइजिंग और द टाइम पीरियड लैप्स, तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंडर में उस कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। एक कहता है, जो जनरली हम मानते हैं कि कंपनी को बंद करने के क्या कारण होते हैं, तो हो सकता है बिजनेस में लॉस हो गया हो। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि बिजनेस में लॉस होना के कारण भी कंपनी को बंद किया जाता है। एक है बैंकरप्सी, कंपनी दिवालिया हो जाए, लॉस नहीं हुआ लेकिन कंपनी दिवालिया हो गई, यानी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है उसको अपने कर्जे को पूरा करने की बाजार में, तो उसको कहते हैं हम बैंकरप्सी। तो जो बैंकरप्सी होगी, दिवालियापन होगा, वो भी एक कारण बन जाता है कंपनी को बंद करने का। आगे बात करते हैं, अगर प्रमोटर्स की डेथ हो जाए, ये भी एक कारण हो सकता है कि कंपनी को बंद करना पड़े, कि अगर प्रमोटर की ही डेथ हो गई है। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रमोटर की डेथ हो जाए तो कंपनी को बंद करना ही पड़ेगा, मगर अगर ऐसा मेंशन कर दिया गया है कि जब भी कभी प्रमोटर की डेथ हो जाएगी तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दी जो जो रीजंस है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी में बैंकरप्सी होना और कंपनी का वाइंडिंग अप होना दो अलग बातें हैं। इसने कहा है कि वाइंडिंग अप इज नॉट सेम एज बैंकरप्सी, ऑल्दो इट इज यूजुअली द एंड रिजल्ट ऑफ द बैंकरप्सी। हालांकि जब भी कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो वाइंड अप ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बैंकरप्सी हुई है तो वाइंडिंग अप होगा ही होगा। ये थोड़ा सा अलग अलग है, अलग अलग है भी। और बैंकरप्सी का जो लास्ट स्टेज है वो वाइंडिंग अप हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए। अब आगे की बात करते हैं किन किन तरीकों से वाइंडिंग अप हो सकता है, कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनके तहत इसका समापन होगा। तो इसे हमने तीन हेड्स में बांट दिया है। एक है कंपलसरी वाइंड अप, एक है वॉलंटरी और एक है अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट वाइंड अप। तो ये कहते हैं कंपलसरी वाइंड अप क्या है। तो देखो, कंपलसरी वाइंड अप का मतलब है जब कोर्ट अनिवार्य रूप से ये कह दे कि आपको वाइंड अप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होंगी जब कंपनी को ये कोर्ट कह दे कि आपको कंपलसरीली इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सेक्शन कवर किए गए हैं वो सेक्शन 433 से लेकर के 483 तक के जो सेक्शन है वो कंपलसरी वाइंड अप के हैं। आपको सारे सेक्शन ना भी याद हुए तो कोई बात नहीं, मोटे मोटे सेक्शन याद कर लेना, पर मैं आपको एक डिटेल नॉलेज देने के लिए बहुत सारे सेक्शन इसमें इनकलकेट कर रही हूँ। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कंपलसरी वाइंड अप होगा तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन इसने अगर कंपनी को कोर्ट ने पास करके दे दिया है कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो कंपनी को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इफ द कंपनी इटसेल्फ हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, कोर्ट से ही वो ये ऐसा रेजोल्यूशन पास करवा ले, प्रस्ताव पारित करवा ले कि हमें अनिवार्य रूप से बंद करना है, तो फिर अनिवार्य रूप से वो बंद करती है। अब मान लीजिए जब कंपनी ने शुरुआत में अपनी स्टेचुरी मीटिंग की थी या स्टेचुरी रिपोर्ट उसको फाइल करनी थी, इन दोनों में कोई गलती कर दे, चाहे तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में गलती कर दे या रिपोर्ट को फाइल करने में गलती कर दे, कोई टाइम पीरियड की गलती या कोई प्रोविजंस की गलती अगर वो कर दे, तो ऐसे में कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि इस कंपनी को कंपलसरीली वाइंड अप किया जाए।
इसके अलावा एक और बहुत मेजर रीजन है कंपलसरी वाइंड अप में, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हम मिनिमम मेंबर्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो आपको पता होगा प्राइवेट में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और पब्लिक में कम से कम 7 लोग होने चाहिए। मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में 2 से 1 ही रह जाए या 7 से कम होकर के 5 4 कुछ रह जाए और तब भी कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही हो और ऐसी इंक्वायरी बैठ जाए, तो उस इंक्वायरी के अगेंस्ट में ये आता है कि इस कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप किया जाए, क्योंकि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए थे वो खत्म हो गए हैं। तो ये हमारे अगेंस्ट चला गया प्रोविजंस के, इसलिए कंपनी को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाए। तो जब भी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें अगर कम हो जाएगी संख्या सदस्यों की, तो भी कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा कंपल्सरीली। इसके अलावा ये कहता है कि कंपनी अगर बाजार में अपने कर्जों को पूरा करने में कैपेबल ना हो तो भी कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। तो ये कहता है कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हो गए। उन्हीं में एक और बात कहता है कि कोर्ट को अगर ऐसा लगे कि इस कंपनी के बिजनेस का जो चलना है वो समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, या वो अन्याय है लोगों के साथ में, या कुछ और दूसरी बातें ऐसी हैं जो पब्लिक ग्राउंड्स के ऊपर वो खरी नहीं उतर रही कंपनी, तो कोर्ट हो सकता है ऐसा ऑर्डर दे दे कि इस कंपनी को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाए। तो जस्ट एंड फिजिबल अगर होती है ये तो इक्विटेबल के आधार पर, समानता के आधार पर और न्याय संगत के आधार पर उस कंपनी को बंद करने या न करने का निर्णय दिया जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए जब इसकी पिटीशन लगाई जाती है कंपल्सरी वाइंड अप के लिए, तो वो 439 सेक्शन है उसके तहत इसकी पिटीशन लगाई जाती है। ऐसे में ये कहता है जब भी पिटीशन लगाई जाती है तो कोर्ट के पास क्या क्या पावर हो जाती है। तो पावर ऑफ द कोर्ट टू डिस्पोज द पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप, वो कहता है सबसे पहले तो ये कहती है कि ऐसे में कोर्ट को ये पावर होती है कि अगर एक कंपनी अपनी उस पिटीशन के तहत उस रेजोल्यूशन को वाइंडिंग अप प्रोसेस को हटाने का निर्णय कहती है कि इस एप्लीकेशन को आप पास कर दीजिए और हमारा वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है वो कैंसिल कर दीजिए, तो हो सकता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस ऐसी एप्लीकेशन को बिना या कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट कैसे भी डिसमिस कर सकती है। ऐसे ही वो एडजर्न करने का भी ऑर्डर दे सकती है, वो एक इंटरिम ऑर्डर भी निकाल सकती है, वो एक ऐसा ऑर्डर भी निकाल सकती है जिसमें कंपनी को जो खर्चे वगैरह करने होंगे वो कंपनी खुद करेगी और उसका वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में कहता है वाइंडिंग अप का जब ऑर्डर निकल जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला बड़ा प्रभाव ये होता है कि कंपनी के ऊपर ना तो कोई केस फाइल होगा, ना ही कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल करेगी, और लीगल प्रोसीडिंग्स जब तक चल रही हैं तब तक कुछ भी ऐसा नहीं होगा और अपना बिजनेस को वो बंद कर देगी। उसके बाद वो ये कहता है जितने भी ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कंपनी के वाइंडिंग अप प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा उसको वो पूरा सहयोग देगी कंपनी, ताकि कि वो अपनी कार्यवाही को पूरा कर सके। तो कोर्ट विल अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ऐसे में कोर्ट उस लिक्विडेटर को बहुत सारी चीजें पावर्स देती है जो कि कोर्ट की तरफ से सैंक्शन भी हो सकती है और नहीं भी सैंक्शन हो सकती है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या पावर वो कंपनी लिक्विडेटर को देती है एज अ कोर्ट जब भी वाइंडिंग अप किया जाता है। और दूसरी चीज होगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर होगा वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेटर के पास चला जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर खत्म हो जाएंगे और लिक्विडेटर ऐसे रोल प्ले करेगा जैसे कि वही डायरेक्टर है। तो ये चीज भी क्लियर रखनी चाहिए। और जितने भी भविष्य में होने वाले कर्जों को पूरा करना है उनको तुरंत पे किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है उसको जो कोर्ट है कौन कौन सी ताकतें देता है, शक्तियां देता है। तो हम कहेंगे इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं, विद सैंक्शन ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कोर्ट की परमिशन से और कोर्ट की बिना परमिशन के भी उसके पास कुछ शक्तियां होती है। तो कोर्ट की परमिशन के साथ उसकी जो शक्तियां हैं, सबसे पहले टू डिफेंड एनी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल इन द सेम ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के कोई भी केस अगर वो चल रहे होंगे जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको सपोर्ट करते थे, अब लिक्विडेटर सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी वो अब लिक्विडेटर के पास हो गई। तो इस कोर्ट उसको ये ताकत देता है सैंक्शन के साथ में कि अब वो डिफेंड कर सकता है कंपनी को किसी भी सूट के लिए या लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, एक दूसरी ताकत उसके पास मिलती है कोर्ट के सैंक्शन से कि वो कंपनी के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए काम करवा सकता है जो कि वाइंडिंग अप के संबंध में होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कंपनी का बिजनेस तो बंद हो जाएगा, लेकिन वाइंडिंग अप के रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना हो, बिजनेस का मतलब है यहाँ पे कोई भी फंक्शन करना है, ऑपरेट करना है, तो वो सारे काम किए जाएंगे। कोर्ट ने उसे सैंक्शन किया इस ताकत के लिए। ऐसे ही वो कहता है कि जितनी भी कंपनी के असेट्स हैं उनका लिक्विडेशन करने में उसको कोर्ट सारी शक्तियां देता है कि वो इसके काम के लिए जो भी वो काम करना चाहे वो सब कर सकता है। अब कुछ वो ऐसे काम भी करेगा जिसके लिए कोर्ट ने उसे परमिट नहीं किया, लेकिन वो उसके पास उसकी शक्ति है।
तो वो ऐसे कौन से काम होंगे, जैसे टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड एंड रिटर्न ऑफ द कंपनी ऑन द फाइल ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जितनी भी फाइल्स हैं उनके रिकॉर्ड्स वो चेक कर सकता है, वो मेंटेन कर रखी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। ये सारे उसके पास वो राइट्स हैं जो कोर्ट ने सेंशन नहीं किए, लेकिन वो उन राइट्स का यूज करता है, पावर्स का यूज करता है। इसके अलावा टू ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक और एंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर या कंपनी के नाम पर जितनी भी हुंडीज हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, उनको सबको ड्रॉ भी कर सकता है, उसके एंडोर्स भी कर सकता है। जैसे कि वो कंपनी करती वैसा का वैसा वो खुद करने लग जाएगा। ऐसे ही वो कहता है ही टू टेक ऑफ इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिजीज कॉन्ट्रीब्यूटरीज। जो भी कोई सदस्य किसी की डेथ हो गई है उसका नाम भी कट ऑफ करने का उसके पास एक राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सारी हमने बात करी पावर्स की। अब कुछ उसकी जिम्मेदारियां होंगी, ड्यूटीज होंगी। सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी ये होगी कि जितनी भी कंपनी की रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको वो अपनी कस्टडी में भी लेगा और साथ में उनको प्रोटेक्ट भी रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केवल अपनी कस्टडी में लेकर के अगर वो मान लीजिए आग से जल जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी इसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। उसके अलावा कहता है जितनी भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स होंगी वो कोर्ट को फाइल करेगा रिलेटेड टू द वाइंडिंग अप। मतलब वो जो काम करने के लिए यहाँ अपॉइंट किया गया उस काम से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स हैं टाइम टाइम पे वो कोर्ट को देता रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा वो प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल तरीके से व्यवस्थित रखेगा। जब भी कोई चीज उससे मांगी जाएगी, रिकॉर्ड मांगा जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो ही शुड पे। तो आगे कहता है ही शुड कीप ऑल द फंड्स ऑफ द कंपनी इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इन आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितनी भी उसने कंपनी के संबंधित असेट्स को बेचा होगा या कोई फंड उसके पास आया होगा, वो सारे फंड्स वो आरबीआई के अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसमें वो फंड को डिपॉजिट करवाएगा, जमा करेगा। वो फंड एज अ कैश वो अपने पास नहीं रख सकता। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि आरबीआई में अकाउंट खुलवाएगा और कंपनी से रिलेटेड एसेट्स का जितना भी फंड आया है वो उसे वहां जमा कराएगा। इसके अलावा कोर्ट टाइम टाइम पे उसे जो जो ऑर्डर देगा उन ऑर्डर्स को ऑबे करने का भी उसकी ड्यूटी है। तो मैंने आपको पावर्स भी बता दी लिक्विडेटर के और ड्यूटीज भी बता दी। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जब लिक्विडेटर की इतनी पावर्स और ड्यूटीज हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी सिचुएशन ही खत्म हो गई है, ऐसे में जो सेक्रेटरी है उसकी भी अभी भी ताकत बनी हुई है। वो सेक्रेटरी को बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जब भी कंपलसरी वाइंड अप हो रहा होता है तो उसको काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि वो जो करेगा, ही शुड असिस्ट द डायरेक्टर इन प्रिपेयरिंग द पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी के वाइंड अप के लिए जो पिटिशन लगाई जाई है उसके लिए वो डायरेक्टर्स को असिस्ट करेगा। उसके अलावा कहता है वो जैसे ही ऑर्डर पास होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रार को इसकी कॉपी दे देगा और वो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी 21 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को देगा जो कि वाइंडिंग अप से रिलेटेड होगा। इसके अलावा वो कहता है जितना भी लिक्विडेटर टाइम टाइम से उससे सूचनाएं चाहता है वो उसे सूचनाएं देगा, ये उसकी ड्यूटीज में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया कंपलसरी वाइंड अप। अब बात करते हैं वॉलंटरी वाइंड अप की। वॉलंटरी वाइंड अप में मेंबर्स का भी होता है और एक क्रेडिटर्स का भी होता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं मेंबर्स का जो होता है, उसमें 484 सेक्शन है। 483 तक तो हमने कंपलसरी वाइंड अप पढ़ा है। 484 जो सेक्शन है वो वॉलंटरी वाइंड अप है, उसमें जो मेंबर्स का आता है वो आता है। तो कब कब ऐसी जरूरत पड़ती है, तो ये कहता है व्हेन द पीरियड फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी हैज एक्सपायर्ड बाय द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जितना टाइम पीरियड हमने फिक्स किया था कि 25 साल या 50 साल तक ये बिजनेस रन करेगी, उसके बाद अगर टाइम पीरियड अगर लैप्स हो जाता है तो फिर ये वॉलंटरी वाइंड अप होगा जो कि मेंबर्स का कहलाता है। और इसके अलावा इफ द कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंड अप द कंपनी वॉलंटरली, अगर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया हो कि अब हम अनिवार्य रूप से इसे बंद कर रहे हैं, तो अगर हम इच्छा से चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया जाए तो भी ये काम हो सकता है। ऐसा रेजोल्यूशन वॉलंटरी में भी काम करता है और कंपलसरी में भी काम करता है। ठीक है, अब ऐसे कहते हैं जब भी वॉलंटरी वाइंड अप होगा मेंबर्स की तरफ से, तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो सबसे पहला होगा सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन। यानी हम दिवालिया नहीं हुए हैं, हमारी पेएबल कैपेसिटी या फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इस चीज का डिक्लेरेशन किया जाएगा। और वो डिक्लेरेशन जब भी आप ऐसा विद इन द 5 weeks प्रोसीडिंग ऑफ द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर वाइंड अप एंड डिलीवर्ड टू द रजिस्टर फॉर रजिस्टर बिफोर द डेट एंड अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द डेट। ये कहता है जब भी ये जो डिक्लेरेशन हुआ है सॉल्वेंसी का, इसको रजिस्ट्रार को उसे देना होगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में 5 हफ्तों के अंदर अंदर। कौन से डॉक्यूमेंट्स, एक तो बैलेंस शीट और एक P&L अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या असेट्स और लायबिलिटीज है उनके सारे स्टेटमेंट्स, उनके साथ में 5 हफ्तों के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रार को ये चीजें पास जमा करवानी होंगी, ताकि कि रजिस्ट्रार को पता चल जाए कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस वॉलंटरली वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको जब वो डिक्लेरेशन को वो जमा करा देगा रजिस्ट्रार के पास में, उसके बाद में ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर उसकी एक एडवर्टाइजिंग निकाल दे।
एक अच्छे अखबार में, ताकि कि लोगों को भी पता चल जाए, ऑफिशियल गेजेट में या लोकल न्यूज़पेपर में उस एडवर्टाइजिंग को निकालना होता है विद इन द 14 डेज। इस नोटिस के बाद जब रजिस्ट्रार के पास ही पहुंच जाए, उसके बाद ये कहता है एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया भी जा सकता है और उसका रेम्युनरेशन फिक्स भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा तो उसका रेम्युनरेशन भी क्लियर हो जाएगा और फिर लिक्विडेटर की वही पोजीशन हो जाएगी जो कंपलसरी वाइंड अप के टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर्स जो है वो लिक्विडेटर के पास आई थी, मगर ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, अब वो सारे काम हो गए। अब सेक्रेटरी की ये ड्यूटी होगी कि वो बोर्ड मीटिंग्स अरेंज करेगा, साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करेगा, ताकि कि सब लोगों को ये पता चल जाए कि क्यों हम ये वाइंड अप कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात थी जिसका कंप्लीट हुआ है और हम वाइंड अप कर रहे हैं। इसके लिए 488 सेक्शन के तहत वो डिक्लेयर करता है जो सॉल्वेंसी का प्रोविजन है उस सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके। अब ये कहते हैं कि वो साथ साथ अपने जो सेक्रेटरी है वो सारे इनवॉइस नंबर, ऑर्डर, बिजनेस लेटर जितने भी कंपनी के इशू किए गए हैं वो लिक्विडेशन के तहत उनको सबको वो दिखाता है कि हाँ हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, फेयर हैं, जस्ट है। उसके हिसाब से हम अब लिक्विडेशन के तहत इस कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं। वो सारे अरेंजमेंट्स करेगा बुक्स के, पेपर्स के, डॉक्यूमेंट्स के, जो कि इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे उस लिक्विडेटर को जो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ये बात करते हैं इस तरीके से इसका सारा काम हो जाएगा। वाइंडिंग अप के टाइम के एक कमेटी भी गठित की जाती है जो कि 5 मेंबर्स की होती है। ये कहता है द क्रेडिटर्स, जब भी क्रेडिटर्स का होगा वाइंड अप, वॉलंटरी वाइंड अप, तो क्रेडिटर्स को ये पता होना चाहिए एक तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं होती, उस डिक्लेरेशन को भी रखेंगे जो सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन होगा। साथ में एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि क्रेडिटर से 5 लोगों को लेकर के बनाई जाएगी और वो 5 लोग क्या होंगे, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को चेक करेंगे, क्रेडिटर्स की लिस्ट को देखेंगे, वो क्लेम्स को सारे देखेंगे और प्रेजेंट करेंगे उस क्रेडिटर मीटिंग के सामने कि वो ये क्लेम्स क्या कहते हैं। उसके अलावा क्रेडिटर्स मीटिंग में अपॉइंट कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स से ज़्यादा की कोई नहीं होनी चाहिए ऐसी कमेटी, मगर कमेटी जरूर गठित की जाएगी। और इस तरीके से ये सारा जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं जब बोर्ड के सुपरविजन में अगर वो वाइंड अप होगा तो वो क्या होता है। देखो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप कर रही होती है तो वो ये चाहती है कि कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है कि सर हम ये चाहते हैं कि आपके सुपरविजन में हो ये वाइंडिंग अप, ताकि कि मार्केट में हमारी पोजीशन साउंड रहे और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट की जो है प्रोटेक्शन हो और क्रेडिटर्स को भी ऐसा ना लगे कि हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट अपना सुपरविजन के तहत उस कोर्ट कंपनी का वाइंड अप कराता है। हालांकि ये अब इतना चलन में नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बंद हो गया है। तो मैं आपको कहूंगी कि दिस इज द मोड ऑफ वाइंड अप व्हिच सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स और कंपनी के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड की तरह से काम करता है जब भी कंपनी के कोर्ट का सुपरविजन के तहत वाइंड अप हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके की मैंने बातें बता दी। अब आपको बात बताते हैं कि इफेक्ट क्या होगा जब भी कंपनी का वाइंड अप होता है, उसका क्या प्रभाव आता है। सबसे पहला प्रभाव तो ये होगा कि डिसोल्यूशन में आ जाएगी कंपनी। वाइंडिंग अप का प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी विघटित हो जाएगी वो कंपनी। और दूसरा ये होगा कि कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो कंपनी का मेंबर का रजिस्टर है उसमें से उस कंपनी का नाम अब काट दिया जाएगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, यानी अब भविष्य में इस नाम से कंपनी अब ये बिजनेस नहीं करेगी क्योंकि ये कंपनी बंद हो गई है। तो ये दूसरा बड़ा प्रभाव होगा। और उसके बाद बाजार में उसकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति। ठीक है, तो ये सारे वो मैंने बात बता दी जो इसके प्रभाव से रिलेटेड है। अब मैं आपको थोड़े से वो चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ केस लॉस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब भी कंपनी को जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। तो एक केस लॉ है जो कि बहुत फेमस केस लॉ है, मध्य प्रदेश का केस लॉ है ये, वीरेंद्र सिंह भंडारी वर्सेस नंदलाल भंडारी सन्स प्राइवेट लिमिटेड। 1995 में हुआ था ये और लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया था। उसके काम के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी इंटरवेन कर रहे थे, कुछ इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो इसके लिए कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जब भी एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी पावर्स लिक्विडेटर को चली जाती है, तो दे आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर एनीथिंग। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये केस था जो कि एमपी का केस है, 1995 में हुआ था। ऐसे ही बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा जब भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस होगा, उससे रिलेटेड एक केस लॉ है, हरि प्रसाद जयंतीलाल एंड कंपनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, अहमदाबाद का केस है और 1965 का केस है। उसमें भी यही हुआ था कि बिजनेस को रन किया गया था, बंद नहीं किया गया था। तो ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने ये कहा था कि जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो कंपनी को बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया था कि कंपनी को बिजनेस बंद कर देना चाहिए।
इस तरह से मैंने कुछ आपको केस लॉज बता दिए हैं और कुछ मेजर सेक्शंस बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसका सारा कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। वाइंडिंग अप से रिलेटेड ये बहुत डेप्थ में मैंने आपको वीडियो बताया है। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है या कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपका वेलकम करती हूँ और आपको थैंक यू कहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं और बहुत अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।